रविंद्रनाथ टैगोर, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? नोबेल प्राइज, है ना? कविता, गीतांजलि। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि ये तो बस शुरुआत है, कि असली कहानी तो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा है। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल है 1913। सोचिए, लिटरेचर की दुनिया में सब लोग अपनी सांसें रोके बैठे हैं। नोबेल प्राइज अनाउंस होने वाला है। और फिर जब नाम का ऐलान होता है तो एकदम सन्नाटा छा जाता है। सब हैरान। और विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक पल था। वो पहले गैर यूरोपीय थे जिन्होंने ये अवार्ड जीता। पहले। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें ये प्राइज मिला क्यों? नोबेल कमेटी ने कहा, उनकी बेहद संवेदनशील, ताज़ी और खूबसूरत कविताओं के लिए। उनकी शायरी में ना एक अलग ही जादू था। जिस तरह से उन्होंने प्रकृति और आध्यात्मिकता को मिलाया, उसने पश्चिमी दुनिया को बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन इसमें इतनी हैरानी की क्या बात थी? आखिर पूरी दुनिया इतनी हैरान क्यों थी? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, बात यह है कि टैगोर तो रेस में दूर दूर तक नहीं थे। मतलब एक तरह से अंडरडॉग थे। थॉमस हार्डी, अनातोले फ्रांस जैसे बड़े बड़े नाम थे लाइन में। लेकिन कमिटी ने उन्हें बहुत निराशावादी या संदेहवादी कहकर साइड कर दिया। पर टैगोर, वो तो कमिटी के लिए एक खोज थे, जैसा उन्होंने खुद कहा, एक महान नाम की खोज। और मीडिया का रिएक्शन? उन्हें तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। सोचकर देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि विजेता अपने देश के बाहर बिल्कुल अनजान है। पूरी दुनिया में बस यही चर्चा थी। तो ये अनजान प्रतिभा आई कहाँ से? ऐसी अलग, ऐसी अनोखी आवाज बनी कैसे? इसका जवाब उनके बचपन और उनकी परवरिश में छुपा है। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक लड़का जिसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो आगे चलकर नोबेल विजेता कैसे बन गया? सोचने वाली बात है ना? टैगोर का बचपन विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक तरफ उनका घर आर्ट और कल्चर का सेंटर था, लेकिन उसी घर के अंदर वो एक अकेले बच्चे थे जिनकी परवरिश नौकरों ने की। वो इस सिस्टम को सवॉक्रेसी कहते थे। और यही अनुभव था जिसने शिक्षा पर उनके ख्यालों को शक्ल दी। उनकी ये बात इसको बिल्कुल साफ कर देती है। उनके लिए ना पढ़ाई का मतलब चीजें रटना नहीं था, बल्कि दिमाग के दरवाजे खटखटाना था, जिज्ञासा जगाना था। तो ये विद्रोही शिक्षार्थी आखिर था कैसा? देखिए, 13 साल की उम्र में ही औपचारिक स्कूल को अलविदा कह दिया। फिर अपने पिता के साथ घूमते हुए प्रकृति में आज़ादी महसूस की। कानून पढ़ने लंदन गए, लेकिन 1 साल में ही बिना डिग्री के वापस आ गए। और फिर आखिरकार उन्होंने अपना खुद का स्कूल खोला। एक ऐसा स्कूल जहां क्लास पेड़ों के नीचे लगती थी। पर इंतजार कीजिए, टैगोर की कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी है। एक ऐसा मोड़ जो उनकी जिंदगी में बहुत देर से आया, और एक ऐसी छिपी हुई रचनात्मकता को सामने लाया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 63 साल, 63। सोचकर देखिए, ये वो उम्र है जब लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं। और इस उम्र में टैगोर ने एक बिल्कुल नया सफर शुरू किया, पेंटिंग का। और ये अंतर कमाल का है। एक तरफ है उनकी कविता जो संवेदनशील, ताज़ी और सुंदर है, जिसमें आत्मा की शांति है। और दूसरी तरफ है उनकी पेंटिंग्स, जिसमें अजीब से चेहरे हैं, सपनों जैसी दुनिया है और भावनाएं हैं, उदासी से लेकर खतरे तक। मतलब रोशनी और अंधेरा दोनों एक ही दिमाग की उपज। तो वो पेंटर कैसे थे? बिल्कुल खुद से सीखे हुए। उन्होंने शुरुआत की अपनी लिखाई में, जो काट छाट करते थे उससे बस डूडल बनाते थे। और वही डूडल आगे चलकर 2000 से ज्यादा पेंटिंग्स बन गए। वो कपड़ों के टुकड़ों, रुई, यहाँ तक कि अपनी उंगलियों से भी पेंट करते थे। और जब कोई उनसे उनकी कला के बारे में पूछता तो साफ कह देते थे कि ये व्यक्त करने के लिए है, समझाने के लिए नहीं। उनकी पेंटिंग्स में ना एक चेहरा बार बार दिखता है, एक औरत का, बड़ा अजीब, डरावना सा। आखिर ये चेहरा किसका था? विद्वान मानते हैं कि ये चेहरा उनके एक बहुत गहरे दुख से जुड़ा है। 1884 में उनकी भाभी और सबसे करीबी दोस्त कादम्बरी देवी ने आत्महत्या कर ली थी। शायद ये वो दुख था जिससे वो शब्दों में नहीं कह पाए, तो उनकी कला ने उसे आवाज दी। तो जब हम इन सब अलग अलग पहलुओं को जोड़ते हैं, तब जाकर टैगोर की विरासत की असली तस्वीर सामने आती है। क्योंकि वो सिर्फ एक कवि नहीं थे। सोचकर देखिए, एक तरफ साहित्य में नोबेल प्राइज जीता,
दूसरी तरफ विश्व भारती जैसी यूनिवर्सिटी बनाई। तीसरा, दो देशों के राष्ट्रगान लिखे, भारत और बांग्लादेश। और चौथा, भारतीय मॉडर्न आर्ट के प्रणेता बने, जिसे आज राष्ट्रीय कला निधि माना जाता है। एक इंसान, इतने रूप। लेकिन इस कहानी में एक आखिरी और थोड़ा दुख भरा मोड़ है। साल 2004 में उनका नोबेल प्राइज मेडल उनकी ही यूनिवर्सिटी से चोरी हो गया। इसके बाद स्वीडिश अकेडमी ने उसकी जगह 2 नए मेडल जारी किए, एक सोने का और एक कांस्य का। तो आखिर में ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, किसी की विरासत का असली मतलब क्या है? वो मेडल जिसे चुराया जा सकता है, या फिर वो कला, वो संगीत, वो विचार जिसे कोई कभी नहीं चुरा सकता?